नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। कॉल बेल जोर से किरकिराई। शिप्रा उस समय बाथरूम में कपड़े धो रही थी। दरवाजे पर आकर उसने पूछा, कौन? बाहर डाकिया था। वह दरवाजे के नीचे से पत्थर खिसका कर जा चुका था। पत्थर लेकर शिप्रा अंदर कमरे में आ गई। लिफाफे में कुछ जरूरी कागजात थे जिन्हें संभाल कर वार्डरोब में रख दिया। कपड़े धोने के बाद शिप्रा नहा धोकर श्रृंगार मेज के पास जाकर खड़ी हुई। कमल से खिले अपने रूप को देखकर वह खुद शर्मा गई। फिर उसने अलमारी से साड़ी और उसी के मेल खाता बिना आस्तीन का ब्लाउज निकाल लिया। उसने नाभि के नीचे साड़ी बांधी, फिर सिर के खुले बालों को जूड़े में समेट लिया। सज धज कर शिप्रा अपने आप को आईने में देखने लगी। उसे लगा कि मध्यकालीन नायिका भी इसी प्रकार प्रिय से मिलने के लिए सजती संवरती होंगी। शिप्रा में सजने संवरने की यह आदत जीवलोक की ममता सरोहा ने डाली थी। एक दिन वह रस लेकर बताने लगी कि किस प्रकार चूड़ियाँ पहनते हुए एक मणिहार चुपचाप उसकी कलाइयों के स्पर्श का सुख महसूस कर रहा था। एक दिन समाज केंद्र भवन में बस्ती की महिलाएं सिलाई कढ़ाई करती हुई आपस में गपशप कर रही थी। तभी किसी ने प्यार मोहब्बत का प्रसंग छेड़ दिया था। ब्लाउज काटती हुई रेखा ने आंखें मटकार कर कहा था, अरे हम आखिर किसके लिए सजती संवरती हैं? यही न कि हमें कोई देखे और अपना दिल थाम कर लंबी लंबी आहें भरे। और सभी ठाके लगाकर हंसने लगी थी। शिप्रा पर धीरे धीरे उस सोहबत का असर पड़ने लगा था। एक दिन विवेक के काम पर जाने के बाद वह शीशे के सामने जा खड़ी हुई। सजने संवरने में शिप्रा ने पूरा 1 घंटा लगा दिया। अपने ही रूप को शीशे में बार बार देखकर तथा पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद खरीदारी के लिए वह घर से बाजार चल दी। हाथ में पर्स लिए वह जिस ओर जाती लोग दिल थाम कर रह जाते। वह जिस भी शोरूम के पास खड़ी होती वहाँ का दुकानदार उसे देखता ही रह जाता। आइए ना मैडम, ब्रजेश ने शोरूम से बाहर आकर उसका स्वागत किया था। हमारे यहाँ आपका स्वागत है, पधारिए। जी। शिप्रा को भी उसका रूप और व्यवहार भा गया था। आइए, अंदर तो आइए, कहता हुआ वह एक ओर हट गया। ब्रजेश के हटते ही वह अंदर चली गई। वह मुस्कुरा दिया। उसके पिता ने चश्मे के ऊपर से उन दोनों की ओर देखा। कल ही तो हमारे यहाँ बेंगलुरु से बेहतरीन साड़ियाँ आई। ब्रजेश ने शिप्रा के आगे ढेर सारी साड़ियाँ फैला दी। शिप्रा उन साड़ियों को देखती रह गई। साड़ियाँ एक से बढ़कर एक सुंदर थी। ब्रजेश की नज़रें शिप्रा की जूतियों पर थी। कितनी सुंदर है। प्रशंसा के 2 शब्द सुनकर शिप्रा का चेहरा खिल उठा। उसका मन हुआ कि वह कहे, पहनने वाली भी तो कम सुंदर नहीं, लेकिन प्रति उत्तर में वह मुस्कुरा कर ही रह गई। कहिए, कौन सी दूं? ब्रजेश ने शिप्रा से पूछा। तभी दुकान का नौकर 2 ठंडे पेय की बोतल ले आया। दोनों उसे पीने लगे। शिप्रा ने बोतल नीचे रख कर कहा था, देखिए मेरे पास पैसे कम हैं, आप पैसों की चिंता छोड़िए। ब्रजेश उसे आश्वस्त करने लगा, आप तो पसंद की बात कीजिए। ब्रजेश के पिता ने बेटे का ही समर्थन करते हुए कहा था, रुपए अभी न सही, पहली तारीख को दे देना बेटी। अपनी ही बस्ती में तो रहती हो। ब्रजेश उसकी पसंद की गई साड़ी को पैक कर उसी के साथ दुकान से बाहर निकल आया। उसके साथ चलते हुए उसने कहा, आप चाहे तो साड़ी की चर्चा विवेक जी से न करें। वह क्यों? शिप्रा उसकी बात समझ नहीं पाई। उसे आश्चर्य हुआ था कि उसके पति को यह कैसे जानता है। शिप्रा ने पूछा भी था, आप विवेक जी को कैसे जानते हैं? उसने अपना परिचय देते हुए बताया, मेरा नाम ब्रजेश है, हम दोनों ने बीकॉम एक साथ ही किया था। ओहो, शिप्रा हंस दी, तो आप दोनों क्लास फेलो रहे हैं? जी। आंखों में प्रेम भाव लाकर ब्रजेश ने कहा, इस रिश्ते से आप मेरी भाभी लगती। शिप्रा शर्मसार हो गई। चौराहे से ब्रजेश दुकान की ओर वापस लौट गया था। वह भी अपनी बस्ती की ओर चल दी। ब्रजेश के साथ इस मुलाकात के बाद ही शिप्रा में सजने संवरने की ललक ज़्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन विवेक ने भी कहा था कि अनारकली बाजार में उसके मित्र ब्रजेश की कपड़े की दुकान है।
लेकिन शिप्रा ने कभी भी पति से ब्रजेश की चर्चा नहीं की। शिप्रा की सह पाकर ब्रजेश उसके जीवन में किसी घुसपैठिए की तरह घुसता चला जा रहा था। जब भी कभी वह उसके पास आता, उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आता। कल ही शिप्रा ने ब्रजेश से कहा था, ब्रजेश जी, आप तो हमें कर्ज से गले तक लाद रहे हैं, हम लोग इतना कर्ज कहाँ से दे पाएंगे। वाह भाभी, तुम भी खूब हो, ब्रजेश ने हंसते हुए कहा। आखिर विवेक भाई किसके लिए कमाते हैं, फिर भी अरे हम आपसे मांग थोड़ी ना रहे हैं। विवेक भाई सब पैसे धीरे धीरे चुका देंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनसे मेरी बात होती रहती। इस पर शिप्रा चुप हो गई। ब्रजेश की बातों पर उसे विश्वास होने लगा था। ब्रजेश घर से आते जाते कह गया था, भाभी कल आपके लिए एक ऐसी साड़ी लेकर आऊँगा जो बनारस से आई और बेशकीमती। अच्छा, मैं मुस्कुरा कर बोली थी। अगले दिन शिप्रा बालकनी में खड़ी हुई कलाई पर बंधी घड़ी को देखने लगी। शाम के 4 बजने को थे। ब्रजेश आता ही होगा, यह सोचकर वह बस्ती की पतली सड़क की ओर देखने लगी। सामने से सचमुच ही ब्रजेश लंबे लंबे डंग भरता हुआ उन्हीं के ब्लॉक की ओर चला आ रहा था। शिप्रा ने फौरन रसोई में जाकर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। कॉल बेल बजते ही शिप्रा दरवाजे की ओर लपकी। मुस्कुराकर उसने ब्रजेश का स्वागत किया और बोली, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, मैं आपको ही याद कर रही थी। ब्रजेश सोफे पर बैठा तो शिप्रा उसके लिए चाय ले आई। दोनों चाय पीने लगे। चाय के कपों को एक ओर रखकर ब्रजेश के हाथ का पैकेट मेज पर रख उसे खोलते हुए कहा, आज तो मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूं जो केवल आपके लिए ही है। इसे पहनने के बाद आपके रूप पर 4 चांद लग जाएंगे। साड़ी को देखकर शिप्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। गुलाबी रंग की वह साड़ी सच में हजारों में एक थी। उस पर जड़े हुए सतरंगी सितारे आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। उस साड़ी को हाथ में लेकर शिप्रा न जाने क्या क्या सोचने लगी। लाओ भाभी, इस तोहफे को मैं अपने ही हाथों से पहना दूं। ब्रजेश के इस व्यवहार से शिप्रा घबराने लगी। उसने सोचा, किसी अन्य पुरुष के हाथों वह साड़ी कैसे पहनेगी। पति के मित्र से उसे इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं थी। वह सोफे से उठ गई। उसी के साथ ब्रजेश भी उठ गया। लेकिन ब्रजेश तो जैसे पहले से ही कुछ निश्चय करके आया था। इस बार उसके हाथ शिप्रा की ओर बढ़ने लगे। शिप्रा डर गई। ब्रजेश ने दुस्साहस करके उसकी कलाई पकड़ ली। शिप्रा ने आओ देखा ना ताओ ब्रजेश के मुंह पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए। एक बार के लिए तो ब्रजेश की आंखें चुंधिया गई। शिप्रा बिफर उठी। तूने मुझे बाजारू औरत समझ रखा है क्या? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? मुझे कमज़ोर औरत ना समझना। चुपचाप यहाँ से चला जा, अन्यथा वह दुर्गति करूँगी कि पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। ब्रजेश को ऐसी उम्मीद ना थी। वह गर्दन लटकाए चुपचाप बाहर निकल गया। तभी शिप्रा उसकी लाई हुई साड़ी पीछे से फेंकती हुई बोली, इस कफन को भी साथ लेता जा। ब्रजेश ने वह साड़ी उठा ली। शिप्रा ने उसकी लाई हुई और भी साड़ियाँ उसकी ओर फेंक दी, जिन्हें वह जल्दी से समेट कर वहाँ से चला गया। इस हादसे से शिप्रा की सांस तेज हो आई। वह अपनी उखड़ी सांस पर काबू पाने के लिए बेडरूम में जाकर लेट गई। थोड़ी देर आराम करने तथा स्थिति सामान्य होने के बाद शिप्रा उठी और श्रृंगार मेज के सामने जा खड़ी हुई। अब उसका रूप ही उसकी आंखों में चुभन पैदा करने लगा था। ऐसा रूप भी किस काम का जो दूसरों को अपनी ओर खींचे। वह श्रृंगार मेज के सामने से हट गई। साड़ी उतारकर उसने धुली हुई एक सादी साड़ी पहन ली और आईने के सामने जा खड़ी हुई। अब वह और भी अच्छी लग रही थी, पर इस बार देखने का नजरिया भिन्न था। मन ही मन सोचने लगी, मुझे यह पहले समझ लेना चाहिए था। मेरी हैसियत मेरे पति से है। वह मुझे महंगी साड़ियाँ नहीं दिलवा सकते। मुझे उनकी जेब के अनुसार ही खर्च करना पड़ेगा। बेवजह बाहरी दिखावे का कोई मतलब नहीं। रसोई में जाकर पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि उनके आने का समय हो रहा था। वह बालकनी में खड़ी होकर विवेक का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शिप्रा ने देखा, बस्ती की पतली सड़क पर ब्रजेश तेजी से बाजार की ओर जा रहा था। उसे देखकर शिप्रा को लगा कि उस धूर्त को आज उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। भविष्य में सावधान रहने के लिए उसने वही अपने दोनों कान पकड़ ली।
तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।